वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में बच्चों अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 9 की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, जिसके अंतर्गत हमने ये समझा था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, फेराडे ने कैसे उनके ऊपर निष्कर्ष निकाले, कैसे उसके ऊपर नियम प्रतिपादित किए। उसके पश्चात हमने लेंज नियम को भी समझा था और साथ में ये भी जाना था कि लेंज नियम में ऊर्जा संरक्षण नियम की व्याख्या होती है। तो बच्चों, जो कल हमने बात की थी कि लेंज नियम विवा बल या धारा के दिशा को रिप्रेजेंट करता है, तो आज अपने उसी धारा की दिशा को देखने वाले हैं कि भाई धारा की दिशा है वो किस प्रकार से डिफाइन होगी, कैसे कुंडली में धारा और किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो उसके लिए अपने पास क्या होगा कि अपने पास एक कुंडली होगी और वो कुंडली इस प्रकार से हमने मान ली, जैसे कि ये वो एक कुंडली हो गई। इसके पास हमने यहाँ पे एक चुंबक रख दिया। जरा गौर से सुनना बात को, ये एन हो गया, ये एस हो गया। विद्युत जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं बच्चों वो इस प्रकार से होंगी। ये कुछ एक चुंबकीय बल रेखाएं अपने सामने हैं। अब अपने क्या करेंगे कि जब इस चुंबक को इस डायरेक्शन में गति करवाएंगे, यानी कि इस परिनलिका की ओर गति करवाएंगे, इस कुंडली की ओर गति करवाएंगे। ये कुंडली कुछ इस प्रकार से है। तो जब आप इस चुंबक को इसकी ओर गति करवाते हो तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी और वृद्धि के कारण इसके अंदर करंट फ्लो होगा आई, धारा प्रवाहित हो जाएगी आई। अब इस प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा क्या होगी वो अपने लेंज नियम के आधार पे देखेंगे। तो लेंज नियम क्या करता है, लेंज नियम क्या था, लेंज नियम के अनुसार धारा की दिशा या विभव बल की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे अब उत्पत्ति हुई है तो ये जो धारा की डायरेक्शन या विभव बल की जो डायरेक्शन होगी ना वो इस प्रकार की होगी कि ये चुंबक के पास आने का विरोध करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें धारा कब उत्पन्न हो रही है, जब ये छड़ चुंबक इसके पास आ रहा है, फ्लक्स में वृद्धि हो रही है। तो धारा की दिशा इस प्रकार की होगी कि वो फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी। अब फ्लक्स में वृद्धि का विरोध कब हो सकता है? फ्लक्स में वृद्धि का विरोध बच्चों तब हो सकता है जब ये एन सिरा और सामने कुंडली के पास भी इस चुंबक की ओर वाला सिरा एन हो। यानी कि यदि ये अपनी ओर वाला सिरा एन है और सामने वाला इधर वाला सिरा एस है, तो हम क्या देखेंगे कि ये सिरा जो एन है वो एन सिरा और ये एन सिरा, दोनों में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस कुंडली में अपनी ओर वाला सिरा बच्चों बनेगा एन सिरा। कौन सा सिरा बनेगा? एन सिरा। और एन सिरे को आप ऐसे कह सकते हो। ये कौन सी डायरेक्शन बन गई धारा की? ये धारा की डायरेक्शन बन चुकी है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो यहाँ पे कुंडली का अपनी ओर वाला सिरा है वो तो बन जाएगा एन सिरा और इस दूसरी ओर वाला जो भाग है वो जो सिरा बन जाता है वो बन जाएगा एस सिरा। यानी कि इस कुंडली को इस साइड से देखा जाएगा तो इसमें धारा की दिशा है वो वामावृत हमें नजर आएगी और दूसरी ओर से देखा जाएगा तो इस कुंडली में जो धारा की दिशा है वो दक्षिणावृत नजर आएगी, यानी कि क्लॉकवाइज नजर आएगी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इस कुंडली में जो धारा उत्पन्न हो रही थी उसकी दिशा हमेशा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह अपनी उत्पत्ति का विरोध कर पाए। और उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही थी, क्यों हो रही थी? क्योंकि छड़ चुंबक है वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, छड़ चुंबक इसके पास जा रहा था, तो ये छड़ चुंबक को अपने पास आने से रोकने वाली थी। ओके, तो ये यहाँ पे क्या होगा, छड़ चुंबक को पास आने से रोका जाएगा। उस केस में यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि चुंबक के पास वाला जो भी भाग है वो क्या बने, यहाँ से चुंबक के पास वाला भाग है वो बनेगा एन सिरा, ताकि एन और एन के मध्य में क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण बल आरोपित हो जाता है। और प्रतिकर्षण बल के कारण ही ये चुंबक है वो इस डायरेक्शन में वापस मूव करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि सामने वाले एन सिरे से इस एन सिरे पे लगता है प्रतिकर्षण, ताकि इसको नज़दीक आने से रोका जा सके। तो यहाँ पे बच्चों ये एन सिरा बन गया। अब क्या होगा, यदि अपने इस चुंबक को इस डायरेक्शन में गति करवाएं, अब इस डायरेक्शन में गति करवाएंगे तो क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में बच्चों गति करवाएंगे। चलो मैं अलग से एक कुंडली ले लेता हूँ, यहाँ पे एक कुंडली में और ले लेता हूँ। बल रेखा इस प्रकार से एस में प्रवेश करेंगी, ये सिरा हो गया, ठीक है। तो अब यदि आप इसको इस दिशा में गति करवाते हो तो इस कुंडली में करंट फ्लो क्या होगा, इस कुंडली में करंट फ्लो कैसा होगा, इस कुंडली में, अब इसको भूल जाना एक बार के लिए,
इस कुंडली में यदि आप इसको इस दिशा में गति करवाते हो, यानी कि एस सिरा इसके नज़दीक आ रहा है, चुंबक नज़दीक आएगा, जाहिर सी बात है इसका फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन एस सिरा इसके नज़दीक आ रहा है, तो इस कुंडली में धारा की दिशा किस प्रकार होगी? इसमें धारा प्रवाहित होगी, क्यों? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी। चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि एस सिरा इसकी ओर आ रहा है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो अब इस कुंडली में जो धारा की दिशा होगी बच्चों, वो इस प्रकार की होगी कि एस को नज़दीक आने से रोका जाएगा, एस को वापस धकेलने का प्रयत्न किया जाएगा, जिसके लिए ज़रूरी ये होता है कि चुंबक की ओर वाला जो सिरा है इस कुंडली का, वो किसकी भांति व्यवहार करे? एस को प्रतिकर्षित करना है ना, तो एस प्रतिकर्षित होता है एस सिरे से। तो यहाँ पे चुंबक की ओर से देखें तो आपको जो भी सिरा नज़र आए वो एस नज़र आए, यानी कि धारा है वो क्लॉकवाइज नज़र आएगी। तो यहाँ पे कुंडली के पास वाला सिरा कौन सा बन जाएगा? उस केस में एस सिरा बन जाएगा, ताकि ये चुंबक निकट जाती है तो एस और एस के मध्य क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण ये एस सिरा जो है वो वापस आने का प्रयत्न करता है, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगता है, अर्थात फ्लक्स में वृद्धि का विरोध कर दिया जाता है। तो अब चुंबक नज़दीक आता है, दूर जाता है, उसके आधार पे ही यहाँ पे धारा की दिशा डिफाइन होती है। यदि चुंबक नज़दीक आता है, नज़दीक आने पर दोनों में सिमिलर सिरे बनेंगे, और यदि दूर जाता है चुंबक, जैसे मैं ये बोल दूं कि भाई ये चुंबक है वो दूर जा रहा है इस प्रकार से, और इस कुंडली की अपने बात कर ले तो यहाँ पे कौन सा सिरा बनने वाला है? दूर जाएगा, इसके फ्लक्स में क्या होगी? कमी होगी। तो धारा इस प्रकार की होगी कि फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी। तो यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हो रहा है? दूर जाने के कारण हो रहा है। दूर जाने के कारण यदि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो ये कुंडली चाहेगी कि ये एस सिरा दूर ना जाए, यानी कि एस को आकर्षित करने का प्रयत्न किया जाएगा। अब एस आकर्षित किसके द्वारा होता है? एन के द्वारा होता है। तो एन के द्वारा एस है वो आकर्षित होता है, तो यहाँ पे फिर कौन सा सिरा बन जाता है? यहाँ बच्चों बन जाता है एन सिरा, यानी कि कुंडली को चुंबक की ओर से देखने पर हमें कौन सा सिरा दिखाई देगा? एन सिरा दिखाई देगा। ओके, तो एस और एन के बीच में क्या लग जाता है? आकर्षण बल लग जाता है। और इस कुंडली के दूसरी ओर वाला सिरा कौन सा बन जाता है? एस सिरा बन जाता है। इस चुंबक वाला सिरा कौन सा बन जाता है? चुंबक की ओर वाला सिरा बन जाता है एन सिरा। इसके आधार पर बच्चों लेंज नियम से दिशा का निर्धारण होता है किसी भी कुंडली में। तो आपको सिर्फ ये पता लगाना होता है कि चुंबक जो है वो किस प्रकार से मूव कर रही है, उसके आधार पे यहाँ पे सिरे बन जाते हैं। तो ये था सिंपल अपने पास लेंज नियम से दिशा का निर्धारण। अब अपने बच्चों बात करने वाले हैं कि ये जो धारा उत्पन्न हो रही है, जैसे कि हमने विभव बल का मान तो देख लिया था कि प्रेरित विभव बल का मान एन डी फाई बी अपॉन डी टी था, और यहाँ से अपने निकालना क्या है? प्रेरित धारा का मान। प्रेरित विभव बल हमने निकाल दिया, प्रेरित धारा की गणना करेंगे और उसके साथ साथ बच्चों प्रेरित आवेश की भी गणना करेंगे। तो अब हमें दो डेरिवेशन देखनी है कि इस कुंडली में प्रेरित धारा कितनी उत्पन्न होगी, प्रेरित आवेश कितना उत्पन्न होगा, जबकि प्रेरित विभव बल का मान लेंज और फैराडे के द्वितीय नियम से में मिल चुका था। ओके, तो आइए बात कर लेते हैं प्रेरित धारा का मान कितना होगा। तो बच्चों अब अपने पास क्वेश्चन होगा प्रेरित धारा की गणना। प्रेरित धारा की गणना। ओके, तो प्रेरित धारा की गणना आप कैसे करोगे? चूंकि अपने पास बच्चों जो विभव बल था ना, ई का मान माइनस का एन डी फाई बी बटे डी टी, जो विद्युत वाहक बल होता है वो एक प्रकार की वोल्टता होता है। इसको आप वोल्टता भी समझ सकते हो कि ये वोल्टता है, यानी कि विद्युत वाहक बल है उस कुंडली का जिसके अंदर प्रेरित विभव बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने वाली थी, उसकी वोल्टता या विद्युत वाहक बल ई का मान है वो कुछ इतना है। ओके, तो अब अपने यहाँ से क्या करने वाले हैं कि हमें धारा ज्ञात करनी है। धारा के लिए हमें करना क्या होगा? आई बराबर क्या होता है? आई बराबर सिंपल सा फंडा होता है बच्चों V बटे आर, लेकिन यहाँ V की बजाय वैल्यू क्या है? V की बजाय वैल्यू है E बटे आर। क्या है? E बटा आर है। तो यहाँ पे I बराबर E बटे आर, E की वैल्यू पुट कर दो, माइनस का डी फाई बी अपॉन में डी टी, और बटे में क्या लगा दोगे? आर लगा दोगे। तो बच्चों यहाँ से आप फाई बी की वैल्यू और पुट कर सकते हो, आई बराबर माइनस का एन बटे आर डी अपॉन डी टी, और फाई बी का मान बच्चों यहाँ से क्या बन जाता है? बी ए। फाई बी का मान अपने को पता है, फाई बी का मान कितना था? फाई बी का मान बच्चों था बी ए कोस थीटा, और यहाँ से फाई बी क्या था? चुंबकीय फ्लक्स था। और यदि अपने मैक्सिमम बच्चों बात करते हैं ना तो फाई बी का मान बी ए आता है, क्योंकि थीटा मैक्सिमम के लिए आपको 0 लेना होता है और कोस 0 का मान 1 बन जाता है। तो फाई बी की वैल्यू मैंने यहाँ से सिंपल पुट कर दी है बी इंटू ए। ये अपने पास किसका मान निकल के आता है? ये अपने पास विद्युत धारा का मान निकल के आता है।
अब यहाँ पे बच्चों कंडीशन क्या हो सकती है कि थीटा तो आपने 0 डिग्री ले लिया है, लेकिन यहाँ पे बी और ए बच गया। क्या बच गया? बी और ए बच चुका है। तो हो सकता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लगातार चेंज हो रहा हो, चुंबकीय क्षेत्र लगातार चेंज हो रहा हो, इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो। जैसे कि अपने पास ये कोई पास है, कोई लूप है, इसका आकार फिक्स है। ए यहाँ पे क्या है? ए बच्चों यहाँ पे नियत है। हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र है वो लगातार वेरी कर रहा हो, यानी कि चुंबक है वो आगे पीछे इस प्रकार मूव कर रहा हो, तो उस कंडीशन में बी लगातार वेरी करेगा और बी वेरी करने के कारण क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ए तो कांस्टेंट होगा और बी लगातार चेंज होगा। तो कांस्टेंट को आप फिर से कॉमन ले सकते हो, तो आई बराबर माइनस का एन ए अपॉन में आर डी अपॉन डी टी। फिर यहाँ पे बी वेरी कर रहा है तो बी का यहाँ पे डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन हो जाता है। अब जरूरी नहीं कि चुंबकीय क्षेत्र ही लगातार चेंज हो सकता है कि इसका आकार कम ज़्यादा हो रहा हो, तो भी इसके अंदर से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो लगातार चेंज होती रहेंगी, फ्लक्स का मान कम ज़्यादा होगा, क्योंकि बड़ा आकार हो गया तो ज़्यादा फ्लक्स होगा और छोटा आकार हो गया तो कम फ्लक्स होगा। यानी कि ए का मान चेंज हो सकता है, बी का मान नियत हो सकता है, और यदि ए परिवर्तित है, ए क्या है? परिवर्तित है, और बी यहाँ पे क्या है? नियत है। उस केस में बच्चों आप आई का मान कितना देखते हो? बी यदि नियत है तो बी को बाहर निकाल दिया, बटे में ए आ गया, और फिर चेंज कौन हो रहा है? ए, तो ए का यहाँ पे अवकलन कर दिया जाता है। शॉर्ट एंड स्वीट जो भी कंडीशन रही होगी ये एक अलग मैटर है, मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको बता दिया, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो आई का मान होता है बच्चों वो समीकरण 2 के अकॉर्डिंग होता है। आई बराबर माइनस का एन अपॉन आर डी बी ए अपॉन में डी टी। सिंपल हमने क्या किया है कि अपने पास जो विभव बल की कंडीशन थी, विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टता थी, उसके अंदर सिंपली हमने भाग लगाया किसका? प्रतिरोध का, और वोल्टता में प्रतिरोध का यदि आप भाग लगाते हो तो क्या वैल्यू प्राप्त हो जाती है? धारा प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों हमने सिंपली यहाँ से क्या किया है? धारा प्राप्त कर ली है। अब एक इंटरेस्टेड बात कि जिस प्रकार से ई अपने पास क्या था? ई का मान था माइनस का एन डी फाई बी अपॉन में डी टी। तो प्रेरित विभव बल किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे डिपेंड कर रहा है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे डिपेंड कर रहा है। कौन? ई। आई का मान कितना आया था? सिंपल इसमें आप आर का भाग लगा दो, डी फाई बी अपॉन डी टी बन जाएगा। यहाँ पे आई भी किस पे डिपेंड हो रहा है? आई भी फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे डिपेंड हो रहा है। शॉर्ट एंड स्वीट बच्चों बात ये हो गई कि चाहे प्रेरित विभव बल की बात करो चाहे प्रेरित धारा की बात करो, दोनों ही फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करते हैं। परिवर्तन की दर के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। अब बच्चों अपने बात करते हैं प्रेरित आवेश की, तो प्रेरित आवेश के लिए कुछ अलग ही रिजल्ट निकल के आने वाला है। तो प्रेरित आवेश आप कैसे ज्ञात करोगे? किसकी गणना करनी होगी? में प्रेरित आवेश की। प्रेरित आवेश क्यू बराबर क्या होता है बच्चों? क्यू बराबर होता है आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। तो क्यू बराबर क्या बन जाता है? आई इंटू टी बन जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं डी टी समय के लिए। अति अल्प समय की यदि मैं बात करूँ तो आवेश कितना बनेगा? डी क्यू बनेगा, और डी क्यू बराबर क्या बन जाएगा? आई इंटू डी टी बन जाता है। सिंपल सी रामायण है कि डी टी समय के लिए आवेश कितना आएगा? डी क्यू आएगा, और सूत्र कौन सा था कि क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा? आई की वैल्यू पुट कर दो, माइनस का एन बटे आर डी अपॉन डी टी, और साथ में बच्चों यहाँ पे है फाइव बी। देखो बी ए था, बी ए को मैंने कंप्लीट क्या लिख दिया है? फाइव बी लिख दिया, नो डाउट, कोई समस्या नहीं है। ओके, अब यहाँ से आप क्या करोगे? इनटू क्या है? इनटू बच्चों डी टी है, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच जाएगा? डी क्यू बराबर माइनस का एन बटे आर इंटू क्या आ जाएगा? डी फाइव बी आ जाएगा। डी क्यू से यदि आपको क्यू ज्ञात करना पड़े तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू बन जाएगा, और सामने वाली राशि का भी आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। और इसका इंटीग्रेशन किसके पदों में होगा? फाइव बी के पदों में होगा। तो क्यू बराबर यहाँ से हमें क्या मिलेगा? माइनस का एन बटे आर डी फाइव बी का बच्चों बन जाता है फाइव बी। और हाँ, यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी कि फ्लक्स इस कुंडली का स्टार्टिंग में मान लो 5B1 था, अंत में परिवर्तित होकर के उसका फ्लक्स 5B2 हो गया, कम हो गया ज़्यादा होगा जो भी होगा, लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी तो ये आवेश और धारा उत्पन्न होने वाले हैं। तो पहले मान लो फ्लक्स 5B1 था और दोबारा लास्ट में कितना 5B2 हो गया, तो यहाँ पे लिमिट लगा दोगे 5B1 से लेकर के 5B2 तक की कि पहले कुछ फ्लक्स था, लास्ट में परिवर्तित होकर के कुछ और फ्लक्स बन चुका है, तो ये बन जाता है 5B, इसका इंटीग्रेशन और लिमिट आ जाएंगी 5B1 से लेके 5B2 तक। तो बच्चों यहाँ पे Q क्या बनेगा? माइनस का n बटे आर, लिमिट पुट कर दो यहाँ पे 5B2 माइनस 5B1, और यहाँ से माइनस का निशान है वो अंदर ले आओ, तो Q का मान बच्चों आता है n बटे आर
φb1 माइनस φb2, ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास 4। ऐसा कुछ फंडा अपने यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ से ज़रा गौर से देखना कि जिस प्रकार से प्रेरित विभव बल है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे डिपेंड हो रहा था, धारा भी फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे डिपेंड हो रही थी, लेकिन यहाँ आवेश, प्रेरित आवेश किस पे डिपेंड है? प्रेरित आवेश फ्लक्स में परिवर्तन पे निर्भर करता है, परिवर्तन की दर पे निर्भर नहीं करता। बटे में यदि dt और होता तो हम कह सकते थे कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे निर्भर करता है आवेश भी, लेकिन यहाँ पे बटे में dt नहीं है, यहाँ पे दो फ्लक्स का अंतराल आ रहा है, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। पहले कुछ था फ्लक्स, बाद में कुछ और हो गया, तो यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है कौन? आवेश। तो ध्यान रखोगे आवेश होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है। परिवर्तन में परिवर्तन मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक सेकंड कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है उस पे वो मैटर नहीं करता, कुल कितना फ्लक्स परिवर्तित हुआ है उस पे मैटर करता है आवेश का मान। लेकिन विभव बल और धारा जो होते हैं वो इस बात पे मैटर करते हैं, इस बात पर डिपेंड होता है कि प्रति सेकंड कितना चेंज हो रहा है। तो धारा और वोल्ट का प्रति सेकंड कितना चेंज होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी, और आवेश कुल फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा, 1 घंटे 2 घंटे 2 सेकंड 1 मिनट 5 मिनट जितना भी टाइम रहा होगा उसमें कुल कितना फ्लक्स परिवर्तित हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है आवेश Q का मान। तो बच्चों ये सिंपल सी रामायण थी, अपने पास प्रेरित आवेश और प्रेरित धारा की गणना का टॉपिक था। सो आज के लिए बस इतना ही, कल अपने बात करेंगे एक नए टॉपिक की। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।